हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम देख रहे थे ब्रैकियल प्लेक्सस पढ़े थे। तो ब्रैकियल प्लेक्सस में जो भी हम लोग को क्लिनिकल अनाटमी देखने को मिला, क्लिनिकल एक्सेप्ट निकाल करके वहाँ से लाए हैं। ठीक है, कौन सा ट्रंक इंजरी हो रहा है तो कौन सा पैरालिसिस हो रहा है, तो वो चीज़ देख रहे थे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे लेक्चर 14 में कि अर्थ पैरालिसिस। ठीक है, ये हम लोग जब देखे थे कि जब साइट ऑफ इंजरी देखे थे अपर ट्रंक, ठीक है, और ब्रैकियल प्लेक्सस। तो ये चीज़ हम लोग अर्थ पैरालिसिस देख चुके थे और ब्रैकियल प्लेक्सस तो देख ही चुके हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्रैकियल प्लेक्सस से 14 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, और ये जो बता रहे हैं ना, ये जो क्लिनिकल अनाटमी बता रहे हैं इसका, इसके रिलेटेड ब्रैकियल प्लेक्सस के रिलेटेड 7 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे तो क्लम्पेस पैरालिसिस। ठीक है, क्लम्पे पैरालिसिस क्या होता है ना, कि ये भी उसी तरह है जैसे हम लोग देखे थे अर्श पैरालिसिस, उसी तरह है, बस इसका साइट ऑफ इंजरी चेंज हो जाता है और इसका मसल्स ऑफ एक्शन जो है वो अलग मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जो साइट ऑफ इंजरी है लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस। ठीक है, ये जो साइट ऑफ इंजरी लोअर ट्रंक, अब लोअर ट्रंक के ब्रैकियल प्लेक्सस किससे बन रहा था, तो देखो यहाँ पे आप लोग को एक चीज बताते हैं कि ये ब्रैकियल प्लेक्सस है। ठीक है, ये आप ब्रैकियल प्लेक्सस जाके पढ़ना, ये ट्रंक है। ठीक है, तो जो लोअर ट्रंक बन रहा था ना, C8 और T1 से बन रहा था, ये देखो यहाँ पे लोअर ट्रंक बन रहा था। अब यही इसी का क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ये इंजरी होगा। ठीक है, इंजरी होगा तो इसी के इंजरी होने के कारण अब लोअर ट्रंक का इंजरी होगा तो उसमें जो भी मसल्स को सप्लाई कर रहा था वो उसका जाएगा। ठीक है, अब देखो साइट ऑफ इंजरी तो हम लोग देख लिए, लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेक, लोअर ट्रंक किससे आता था, C8 एंड T1 से। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको पता चल गया। अब दूसरी चीज़ है कॉज ऑफ इंजरी। कॉज ऑफ इंजरी में अगर एक्सेसिव अबडक्शन कर दे आपका कोई हैंड का, ठीक है, अगर एक्सेसिव अबडक्शन होता है किसी भी कंडीशन में, किसी भी रीजन में, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि वहाँ पे कॉज ऑफ इंजरी बन सकता है क्लम्पे पैरालिसिस का। ठीक है, तो एक्सेसिव अबडक्शन ऑफ आर्म जा सकता है, फॉल फ्रॉम द हाइट वाइल क्लचिंग समथिंग, अगर कुछ हम पकड़े हुए हैं, ठीक है ना, और वो गिर गए उसी से, तो वो अबडक्शन में चला जाएगा हैंड आपका। ठीक है, तो वो चीज़ आपका मतलब ये दूसरा केस बन सकता है, कॉज ऑफ इंजरी बन सकता है। तीसरा है समटाइम्स इन द बर्थ इंजरी। अब तीसरा टाइम क्या होता है ना कि तीसरा क्या होता है कॉजेज, कि अगर कोई मतलब मान के चलो डिलीवरी हो रहा है बच्चा को, ठीक है, बच्चा कोई डिलीवर हो रहा है, डिलीवरी हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि डॉक्टर लोग उन लोग वहाँ पे जो थोड़ा जिसको कम जानकारी होता है ना, वो बच्चों को पकड़ के खींचते हैं। तो उसमें हम लोग पिछले लेक्चर में भी देखे थे कि बच्चों को जब पकड़ के खींच रहे थे तो आर्थ पैरालिसिस होने का ज़्यादा चांस था। अब जब अगर वो गर्दन पकड़ के खींचेंगे ना तो वो आर्थ पैरालिसिस होने का ज़्यादा चांस है। अगर वो हैंड को अबडक्ट कर देंगे ना तो वो वहाँ पे क्लम्पे पैरालिसिस होने का ज़्यादा चांस रहता है। नर्व रूट कौन कौन इन्वॉल्व है, देखो हम पहला ही बता चुके थे, C8 एंड T1। तो मेनली जो T1 होता है वो इन्वॉल्व होता है एंड पार्शियली C8 होता है। ठीक है, अभी T1 एंड C8 दोनों इन्वॉल्व है लेकिन पार्शियली C8 इन्वॉल्व है। अब जो मसल्स पैरालिसिस जो आता है, कौन कौन सा मसल्स, वहाँ पे तो हम लोग ट्रिक से देखे थे, है ना, बंटी बबली वाला। यहाँ पे क्या है, मसल्स पैरालाइज बहुत ही कम होते हैं। इंस्टिंक्टिंग देखो, इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ द हैंड, जो इंट्रेंसिक मसल्स होते हैं वो हैंड का पैरालाइज होते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है अनलार फ्लेक्जर ऑफ रिस्ट एंड फिंगर मसल्स, ये सब पैरालाइज होते हैं। तो इतना हम लोग समझ ले। अब जो अनलार फ्लेक्जर, ठीक है, एंड रिस्ट एंड फिंगर मसल्स, रिस्ट एंड फिंगर मसल्स, ये देखो फिंगर एंड रिस्ट, ये है ना, तो रिस्ट में इसका ये मसल्स का क्या हो रहा है, इसका पैरालाइज हो रहा है। ठीक है, जहाँ जहाँ T1 सप्लाई करेगा वो मसल्स पैरालाइज होगा। डिफॉर्मिटी में आते हैं क्ला हैंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्ला हैंड। अब क्ला हैंड क्या होता है यार, कि देयर इज अ हाइपर एक्सटेंशन। ये देखो क्ला हैंड ऐसे होता है, देखिए ऐसे होता है क्ला हैंड, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द मेटाकार्पल बोन। ठीक है, एंड हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द फिंगर, देखो यहाँ पे लिखा है देयर इज अ हाइपर एक्सटेंशन एट द मेटाकार्पोफ्लेंजेस एंड फ्लेक्शन एट द इंटरफ्लेंजेस। ये जो है ना, ये फ्लेक्शन में जा रहा है और ये हाइपर एक्सटेंशन में जा रहा है। देखो हाइपर एक्सटेंशन ये पीछे जाएगा और ये फ्लेक्शन में आ रहा है, तो ये क्ला हैंड होता है। ठीक है, गुड। अब आते हैं डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी में क्या क्या होता है, कि क्या क्या डिसेबिलिटी हो सकता है, तो कंप्लीट क्ला हैंड। देखो यार, कंप्लीट क्ला हैंड होने कब होता है, ये तो होगा ही जब T1 पैरालिसिस हो रहा है एंड C8 पैरालिसिस हो रहा है, क्ला हैंड होगा ही। कंप्लीट क्ला हैंड में मतलब अनलार नर्व भी डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो कंप्लीट क्ला हैंड होने का ज़्यादा चांस रहता है इसमें डिसेबिलिटी। बाइसेप्स एंड सुपिनेटर जर्क्स आर लॉस, बाइसेप्स एंड सुपिनेटर जर्क्स आर लॉस। ठीक है, जो बाइसेप्स अपना हम बताए थे उसका एंड सुपिनेटर मसल्स दोनों क्या होता है, उसका जर्क लॉस्ट हो जाता है। हॉर्नर सिंड्रोम,
हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है ना कि जिसमें इसमें देखो मेनली T1 का इन्वॉल्व है। हॉर्नर सिंड्रोम जो बता रहा है यहाँ पे वो टोसिस, देखो टोसिस, एक मियोसिस, टोसिस, माइसोसिस, अनहाइड्रोसिस एंड इन इनोपैथोलेमस एंड लॉस ऑफ सिलियो रिफ्लेक्स। इतना चीज हो रहा है हॉर्नर सिंड्रोम में। अब यार हॉर्नर, देखो टोसिस क्या होता है, टोसिस होता है ना कि ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड। अपना जो आईलिड है ना वो क्या होएगा कि ड्रॉप हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा थोड़ा सा, है ना, उसको हम लोग टोसिस बोलते हैं। अब माइसोसिस क्या बोलते हैं, मायोसिस क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल। पीपिल, जो अपना पीपिल होता है ना, आँख का पुतली होता है ना, वो आँख का पुतली, उसका क्या होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाना, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मायोसिस, ठीक है। और ये जो लॉस ऑफ सिलियो स्पाइनल रिफ्लेक्स, ये एक होता है अनहाइड्रोसिस, लॉस ऑफ स्वेटिंग ऑन द फेस। अनहाइड्रोसिस, अगर T1 तेरा मान के चल कि हॉर्नर सिंड्रोम आ रहा है ना, तो तेरा जो जो भी पसीना आ रहा है ना फेस पर, वो तेरे को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, वो लॉस हो जाएंगे। तो वो क्यों होता है, टी वन को डैमेज होने के कारण होता है। T1 का जो कुछ फाइबर होता है ना, वो हेड एंड नेक को जाता है, सप्लाई करता है, ठीक है। और वहाँ पे जब T1 डैमेज होता है ना, तब वहाँ पे ये चांस बनते हैं ये हॉर्नर सिंड्रोम का। एक होता है वैसोमोटर चेंजेस। वैसोमोटर चेंजेस में कुछ नहीं होता है, सेंसरी लॉस होता है, और जिसके कारण क्या होता है ना, वो वहाँ पे कुछ वार्मर हो जाते हैं, ठीक है। वार्मर होने, क्यों वार्मर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सेंसरी, ये जो है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, लॉस ऑफ स्वेटिंग ऑन द फेस, तो वो खत्म हो चुका है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, वार्मर हो जाते हैं फेस पे, ठीक है। और फेस पे वार्मर ड्यू टू द एंटेरियोलर डायलेशन, किसके कारण, एंटेरियर डायलेशन। बस इतना याद रखो, वैसोमोटर चेंज हो रहा है इसमें डिसेबिलिटी में। ट्रॉपिक चेंजेस, ट्रॉपिक चेंजेस देखो, एक ये भी होगा ट्रॉपिक चेंजेस, ड्राई एंड स्केली स्किन, एट्रोपी ऑफ पल्प ऑफ फिंगर, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रॉपिक चेंजेज है, इसमें ड्राई एंड स्केली लीजन हो जाएगा, ठीक है, ड्राई एंड स्केली स्किन हो जाएगा। एट्रोपी कहने का मतलब होता है कि वहाँ पे मसल्स धीरे धीरे घटने लगते हैं, ठीक है। एट्रोपी आगे हम लोग अब पैथो में पढ़िएगा आगे चल के, ठीक है, हाइपरट्रोपी, एट्रोपी वगैरह, ठीक है। तो वो ये चीज़ होता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ये टॉपिक था, बस आज का टॉपिक यही है आप लोग का, ठीक है, क्लम्प पैरालिसिस। तो आप ध्यान से पढ़िए, जो भी डाउट हो आप पूछिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको बताएंगे, ठीक है, पूछिएगा, ठीक है। तो कहीं पे दिक्कत नहीं आना चाहिए, मैं सीक्वेंस में जा रहा हूँ, आप लोग को एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ कहीं पे, ठीक है, अनाटमी का। तो आप मन लगा के पढ़िए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और एग्जाम में पूछा जाता है 7 नंबर में, जैसे लिखा हूँ वैसे ही लिख देना आप लोग भी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।